लेखन और संगीत दोनों ही कला के अद्भुत स्वरूप हैं। जहाँ एक तरफ संगीत हमारे हृदय की संवेदना को छूता है, हमारे दिल को गहराइयों तक छूता है, तो वहीं दूसरी तरफ लेखन हमारी दिल और दिमाग दोनों को झकझोर के रख देता है और हमें रोज नित नए नए विचारों से, अनुभूतियों से रूबरू कराता है, रोज नई नई दुनिया की हमें सैर कराता है। दोस्तों, यूं तो लेखन और संगीत, म्यूजिक और राइटिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स मानी जाती हैं, बिल्कुल अलग अलग कला के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग रूप माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी समानताएं हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच की जो विभाजन रेखाएं हैं, जो इन दोनों के बीच जो बाउंड्रीज हैं, वो बेहद कृत्रिम और नकली सी मालूम पड़ती हैं। इतिहास गवाह है कि कितने ही फेमस ऐसे म्यूजिशियंस हुए हैं, कितने ही जाने माने संगीतज्ञ गायक हुए हैं, जो कि साथ में जिन्होंने राइटिंग की दुनिया में भी अपना हुनर आजमाया है, बल्कि एक लेखक के तौर पर पहचान भी अर्जित की है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे राइटर्स भी हुए हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में अपना हुनर आजमाया है। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ल्ड फेमस राइटर्स के बारे में बताने जा रही हूं जो कि साथ में जिनकी संगीत की दुनिया में भी उतनी दखलंदाजी रही है, जो कि या तो बतौर म्यूजिक प्रैक्टिशनर है या फिर जिन्होंने अगर विधिवत संगीत की शिक्षा भी नहीं ली तो भी संगीत में इनकी खासा रुचि रही है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले कवि जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है रविंद्रनाथ टैगोर। शायद ही भारत में कोई ऐसा होगा जिसने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम नहीं सुना होगा या जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर जी। जब बात कला के विभिन्न रूपों के समन्वय की आती है तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। इनका जो कैनवस था वो इतना विस्तृत था, यानी इतनी सारी कलाओं के इतने सारे रूपों में ये एक साथ एक्टिव थे, इतने सारे आर्टिस्टिक फॉर्म्स में ये एक साथ एक्टिव थे कि ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि भला एक इंसान इतनी सारी चीजों को एक साथ, वो भी इतने बेहतरीन अंदाज में, भला कैसे कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कवि, लेखक, उपन्यासकार, विचारक, फिलोसोफर होने के साथ साथ एक विजुअल आर्टिस्ट भी थे। तमाम पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है और साथ में एक म्यूजिशियन भी थे, संगीतज्ञ भी थे। 2000 से भी ज्यादा गाने इन्होंने कंपोज किए, 2000 से भी ज्यादा गीत इन्होंने लिखे। बल्कि जो आज रविंद्र संगीत गीत की जो शैली है जिसका हम नाम सुनते हैं, जो कि एक सेमी क्लासिकल जॉनर ऑफ म्यूजिक के तौर पर जाना जाता है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही देन है। उन्हीं के गीतों पर आधारित रविंद्र संगीत है जिसको हम आज बड़े चाव से सुनते हैं पूरी दुनिया भर में। तो 2000 से भी ज्यादा इन्होंने गाने कंपोज किए रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फोक और क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक दोनों पर ही इनकी समान रूप से पकड़ थी और उनका जो स्टाइल था कॉम्पोजिशन का, उसमें हमें फोक और क्लासिकल दोनों का ही अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। एक खास बात और है रविंद्रनाथ टैगोर जी की म्यूजिकल जर्नी के बारे में कि एक म्यूजिक प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ ये एक म्यूजिक क्रिटिक भी थे, एक आलोचक भी थे। और इन्होंने संगीत की विभिन्न विधाओं से संगीत को लेकर कितने ही व्याख्यान दिए, कितने ही डिस्कशंस, मेमोयर्स, डायरी एंट्रीज, निबंध आदि लिखे हैं संगीत को लेकर। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और हालांकि हाँ, एक और बात रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, हालांकि संगीत को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई विधिवत शिक्षा नहीं हासिल की थी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी इनको म्यूजिक में, लेकिन फिर भी बहुत से संगीत के विद्वानों का, संगीतज्ञों का, गायकों का आना जाना होता था इनके घर पर। तो उनके सानिध्य में रहकर ही इन्होंने म्यूजिक की बारीकियां भी सीखी और म्यूजिक की टेक्निकलिटीज भी सीखी। दूसरे राइटर जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है हरुकी मुराकमी। हरुकी मुराकमी जो कि मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक है और जापानीज राइटर है हरुकी मुराकमी। लेकिन फिक्शन की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको फिक्शन पढ़ने का शौक है, नॉवेल्स, कहानियां पढ़ने का शौक है, शायद ही कोई ऐसा होगा आप में से जिसने हरुकी मुराकमी का नाम नहीं सुना होगा। हालांकि मूल रूप से इनकी कहानियां, इनके नॉवेल्स जापानीज में होते हैं, लेकिन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद है और हम इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं जिन्होंने बेस्ट सेलर्स की दुनिया में तहलका मचा रखा है। बहुत ही अलग सी शैली में, अलग ही अंदाज में हरुकी मुराकमी लिखते हैं और बहुत सा एक बिल्कुल जादुई दुनिया, जादुई संसार होता है इनकी कहानियों में, किस्सों में। और बहुत ही एक फैंटेसी का एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं क्रिएट होता है। भाषा भी बहुत काव्यात्मक होती है। लेकिन बहरहाल इनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूंगी और मैं खुद हैरान थी ये पढ़ के इनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। और इसी से बल्कि मुझे आइडिया है कि इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए कि जो राइटर्स हैं और जो म्यूजिक में भी एक्टिव रहे हैं, तो
हरुकी मुराकमी की कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में है। राइटर तो ये बहुत बाद में बने, ये 29-30 साल के थे जब इन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखना शुरू किया। लेकिन म्यूजिक का इन्हें पहले से बहुत शौक था। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज के दिनों से ही जैज म्यूजिक के प्रति खास करके इनकी इस कदर दीवानगी थी कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पागलपन के हद तक वो जैज म्यूजिक के दीवाने थे। और साथ में वहाँ पर इनकी एक फ्रेंड भी बनी जो बाद में जाकर इनकी वाइफ बनी, जिनसे इनकी शादी हुई, तो वो भी जाज म्यूजिक पसंद करती थी। दोनों की कॉलेज में ही मुलाकात हुई। तो इसी सफ़र को फिर हरुकी मुराकमी ने कॉलेज के बाद भी अपने जाज म्यूजिक सफ़र को आगे बढ़ाया और तमाम तरीके की छोटी मोटी नौकरियां की और किसी तरह से पैसे बचा के सेव करके एक जैज बार खोला, तो कि दिन में एक कैफ़े की तरह काम करता था और रात में ये जैज बार बन जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि बिना किसी बैकग्राउंड के इस प्रकार का एक म्यूजिक बार, म्यूजिक कैफ़े स्टार्ट करना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी हरुकी मुराकमी के लिए। और बहुत संघर्ष किया। शुरू में तो ये वेटर का, बर्तन धोने का, यहाँ तक कि सब काम खुद ही करते थे अपने बार में, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे इतने नहीं थे उसको चलाने के लिए। खैर, कुछ सालों के संघर्ष के बाद उनका जैज बार चलना शुरू भी हो गया। लेकिन तब उन्हें इतने ज़्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ा कि अंततः उन्होंने इस जैज बार को बंद करने का फैसला लिया। और एक प्रकार से इस एक्टिव म्यूजिकल एडवेंचरस परस्यूट से तो हरुकी मुराकमी ने, हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अपनी फिर राइटिंग जर्नी की उन्होंने शुरुआत की और तभी उन्होंने अपना पहला नॉवेल लिखना शुरू किया, द रेस्ट इज हिस्ट्री। किस प्रकार की ख्याति मिली उन्हें लेखन जगत में, इससे हम सभी परिचित हैं। तो मुराकमी का म्यूजिक से रिश्ता तभी भी नहीं टूटा। मुराकमी बन तो एक राइटर गए, एक लेखक के रूप में उन्हें पहचान मिली। हालांकि वो बनना म्यूजिशियन चाहते थे, लेकिन उनकी सभी राइटिंग्स में, यहाँ तक कि जो उनकी भाषा है, जो भाषा का शिल्प है, उसमें संगीत की बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है, क्लासिकल म्यूजिक की भी, जैज की भी। यहाँ तक कि इनके जो नॉवेल्स के टाइटल्स हैं वो भी म्यूजिकल, इनके जो फेवरेट म्यूजिकल नंबर्स हैं उन पर आधारित है। जैसे कि इनका एक नॉवेल है द नॉर्वेजियन वुड करके, तो जो कि बीटल्स का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, आपने सुना होगा, नॉर्वेजियन वुड, उस पर आधारित है। और इसके अलावा इनकी जैसा कि मैंने कहा टाइटल्स तो हैं, लेकिन इनकी कहानियों के, इनके नॉवेल्स का जो कथा वस्तु है, उसमें भी जो इनके फेमस नंबर्स हैं, म्यूजिकल नंबर्स हैं, उसकी इन्फ्लुएंस रहती है। उसको ये अपने कहानियों की विषय वस्तु से भी जोड़ देते हैं। तो खैर, इसके बारे में हम बहुत सी बात कर सकते हैं, कई घंटों तक बातचीत खत्म नहीं होगी कि हरुकी मुराकमी की कहानियों में, उनकी भाषा में किस प्रकार से म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। तीसरे कवि जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कवि बॉब डायलन, सिंगर, सॉन्ग राइटर। और इन्हें हालांकि मुख्य तौर पर सिंगर और सॉन्ग राइटर के रूप में जाना जाता है, कंट्री म्यूजिक के से सिनोनिमस है बॉब डायलन का नाम। लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी थे। बल्कि 2016 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इनकी कविताओं के लिए। एक नई शैली में इन्होंने जो कविताएं लिखी थी और कविता के रूप को, कविता की अभिव्यक्ति को एक नया आयाम देने के लिए इन्हें 2016 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बॉब डायलन ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में इस बात को स्वीकार भी किया है कि उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनके म्यूजिक पर इस कदर कविता की, पोइट्री की इन्फ्लुएंस रही है, खासकर कि जो कुछ कवियों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, जैसे कि एजरा पाउंड हुई या फिर कुछ दूसरे कवि हुए। और इसके अलावा आपको उनका जो म्यूजिक है उसमें काफ़ी लिटररी रेफरेंसेस, लिटररी अलूजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 ऐसे कवियों के बारे में बताया जिनका म्यूजिक का सफर भी साथ साथ, संगीत की दुनिया में भी जिनका सफर साथ साथ चलता रहा और जिनकी संगीत की दुनिया में भी अच्छी खासी दखलंदाजी रही। तो आज के वीडियो से हमें ये बात तो जरूर सीखने को मिलती है कि कला की दुनिया में, कला के जगत में कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई कलाकार लेखक है तो वो सिर्फ लेखक ही बन के रहेगा सारी जिंदगी, या फिर कोई सिंगर है तो वो कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ सिंगर ही बन के रहेगा। कलाकार जो है वो क्रिएटिवली बहुत सारे कला के विभिन्न रूपों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनको रिकग्निशन, मान्यता फिर उसी फील्ड में मिलती है, किसी एक फील्ड में मिलती है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा महारत हासिल की है। लेकिन कलाओं की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कलाकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और एक प्रोफेशनल के लेंस से आप कलाकार को नहीं आंक सकते, एक प्रोफेशनल क्राइटेरिया से कि वो एक चीज़ करते हैं तो वो एक ही चीज़ करते रहेंगे और फिर उनका सीवी एक ही जैसा बनता रहेगा। ऐसा नहीं होता। कलाकार जो है वो बहुत सी चीज़ें एक साथ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स के साथ।
और कलाकार के जीवन के रास्ते सीधे साधे नहीं होते कि बचपन में एक सपना देखा था कि ये बनना है और वो ये बन गए, बल्कि बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर, पगडंडियों से होकर कलाकार का जीवन सफर गुजरता है, लेकिन फिर भी अंततः अपनी मंजिल तय कर लेता है, अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।